आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर गवर्नमेंट क्या है ना। गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट होता क्या है और वो किस प्रकार से काम अपना करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, गवर्नमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि बहुत सारे लोगों का क्या है, ग्रुप है। और वो ग्रुप कौन है, यानी कि वो जो लोग हैं उस ग्रुप में कौन लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने वोट दिया इलेक्शन में और वो लोग क्या कर गए, जीत गए। तो जीते हुए सारे लोगों का जो ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली हम लोग उसको गवर्नमेंट कहते हैं और वही हमारे कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आपको मालूम चल गया कि गवर्नमेंट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। कैसे पीपल ग्रुप, कैसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसको कि चुनाव में हम लोगों ने क्या कर दिया, वोट दे दिया और वो क्या कर गए, जीत गए। तो जितने भी सारे जीते हुए लोग हैं, जब वो सारे के सारे आपस में एकजुट हो जाते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो क्या कर गए, जीत गए, तो वही हमारा कहलाएगा गवर्नमेंट। बेसिकली यही है हमारा गवर्नमेंट का डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में 3 प्रकार का गवर्नमेंट है। पहला गवर्नमेंट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगा, जो भी वो नियम कानून बनाएगा, वो पूरे भारत पे लागू होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना नियम कानून बनाएगा वो केवल उसी स्टेट पे लागू होगा। जैसे बिहार क्या एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश क्या एक स्टेट है, झारखंड क्या एक स्टेट है, बंगाल क्या है एक स्टेट है। तो हर एक स्टेट में क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगा, जो भी वो नियम कानून बनाएगा, क्या वो पूरे देश पे लागू होगा या फिर केवल उसके स्टेट पे लागू होगा, केवल स्टेट पे लागू होगा। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट होता है हमारा तीसरा वाला। लोकल गवर्नमेंट कौन से होते हैं, जैसे गांव में आपने सुना होगा पंचायत, मुखिया, है ना, ये सब, उनको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। वो सारे हमारे किस में आते हैं, लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो उनके लिए जो नियम कानून बनेगा वो किसके लिए होगा, क्या पूरे देश के लिए, नहीं। वो नियम कानून जो भी बनाएंगे मुखिया लोग, पंचायत के लोग जो भी मिलके बनाएंगे अपना नियम कानून, वो गांव के लोगों पर ही लागू होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिया में 3 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगा, जो भी नियम कानून बनाएगा, वो पूरे भारत पे लागू होगा। पूरे भारत में तो हमारे बहुत सारे स्टेट भी आते हैं, क्या उन सारे स्टेट में भी वो फैसला लागू होगा, बिल्कुल। पूरे भारत का मतलब क्या, जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। यूनियन टेरिटरीज का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे सारे स्टेट हैं, उन सारे स्टेट पे वो नियम लागू होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नियम कानून बनाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो अपना नियम कानून बनाएगा वो केवल उसी स्टेट पे लागू होगा, किसी दूसरे स्टेट पे नहीं। जैसे बिहार में शराब बंद है ना, तो क्या बिहार में शराब बंद है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बिहार का गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, बिहार के गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि बिहार में शराब क्या होगा, बंद होगा। तो केवल किस पे लागू हुआ, बिहार पे लागू हुआ, कोई दिक्कत। और जो लोकल गवर्नमेंट फैसला लेगा, यानी कि जो मुखिया लोग, जो पंचायत के लोग मिलकर आपस में फैसला लेते हैं, वो फैसला, वो नियम कानून केवल और केवल वही गाँव के लिए ही वो लागू होता है, वो शहरों में लागू नहीं होता है। बात समझ में आ गया। तो हमारे इंडिया में कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, 3 लेवल। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। बात खत्म। चलिए, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं किस गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि बीच वाला, है ना। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करता है ना। चैप्टर का नाम ही है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, हु इज एन एमएलए, यानी कि ये एमएलए कौन है भाई, है ना, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलएज। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द
लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये हो गया कि हर एक स्टेट में एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे कि हमारे जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे नेताजी हैं, है ना, उनको जब हम लोग वोट देते हैं तो वो चुनाव जीत जाते हैं, है ना। और जब वो चुनाव जीत गए तो कहीं ना कहीं जाकर बैठेंगे ना, कहीं ना कहीं हमारे लिए बैठ के नियम कानून तो बनाएंगे ना, हमारे लिए फैसला तो लेंगे ना। क्या रोड पे बैठ के वो काम करेंगे? नहीं, उसके लिए एक भवन होगा, एक बिल्डिंग होगा ना। उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधान सभा। कोई डाउट? तो पटना में, सॉरी, बिहार का विधानसभा कहाँ पर है? यहाँ पे सचिवालय के बगल में। बात समझ में आ रही है? तो बिहार के जितने भी मंत्री विधायक जीते हुए होंगे, जिन्होंने चुनाव जीत लिया, वो सारे के सारे लोग कहाँ पर आकर बैठेंगे? विधानसभा में आकर बैठेंगे। और जितने भी सारे लोग विधानसभा में आके बैठेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि शॉर्ट में हम लोग उसको क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एमएलए कौन होते हैं बेसिकली? एमएलए बेसिकली हमारे वही नेताजी विधायक जो हमारे होते हैं, जिसको कि हम लोग वोट देते हैं और वो जाके चुनाव जीत जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। और इन सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि एमएलए को, किनके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा, यानी कि हम लोगों के द्वारा। यानी कि हम लोग वोट देते हैं तभी तो वो चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे एमएलए हैं उन सभी को वोट किसके द्वारा मिलता है? लोगों के द्वारा मिलता है। यानी कि हम लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं। वो सारे लोग वोट दे सकते हैं जिनका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो चुका है ना। भारत में एक कंडीशन है वोट देने का, तो जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो गया है वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। और उन्हीं को जब हम लोग वोट देते हैं तो वो जीत जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिस बिल्डिंग में जाकर वो बैठते हैं, उस बिल्डिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विधान सभा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। इंग्लिश में कहेंगे उस बिल्डिंग को क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। और हिंदी में क्या कहेंगे? विधान सभा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? लेकिन जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नेताजी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि वो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। यानी कि उस बिल्डिंग का वो क्या बन गया? अब मेंबर बन गया। तो क्या सारे लोग मेंबर बन सकते हैं क्या उस बिल्डिंग के? नहीं, वो ही लोग केवल बन सकते हैं मेंबर जिन्होंने चुनाव को जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Then they become member of this legislative assembly and also form the government। तो जितने भी हमारे एमएलए हैं जिनको कि हमने वोट दिया, और यदि वो जीत गए तो वो जीते हुए सारे एमएलए आपस में मिलेंगे और वो किस चीज़ का निर्माण करेंगे? यानी कि किस चीज़ का वो गठन करेंगे? गवर्नमेंट का। यानी कि वो किन चीज़ को बनाएंगे? गवर्नमेंट को बनाएंगे। और समझ में आ रहा है? यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारा बेसिकली क्या है? लोगों का ग्रुप है। लेकिन कैसे लोगों का? हमारे एमएलए का। हमारे हम लोग वोट देते हैं किसको? अपने लीडर को, अपने लीडर को। तो हमारे लीडर आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारा गवर्नमेंट बनता है। हम लोग नहीं जाते उसमें, हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं और लीडर हमारा आपस में मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं, यानी कि सरकार वो बनाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि आज बिहार में किसका सरकार है? गठबंधन का सरकार है। मतलब क्या हो गया कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों का सरकार चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के मेंबर जीते हुए हैं, है ना। कोई डाउट इसमें? सर तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंडीशन अलग है, उसमें भी चुनाव हमारा अलग अलग होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कैसे चलता है। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग वोट किसको देते हैं? हमारे एमएलए को। और यदि वो जीत गए तो जितने भी सारे जीते हुए एमएलए हैं वो सारे आपस में मिलते हैं, किस चीज़ का वो गठन करते हैं? गवर्नमेंट का। यानी कि किस चीज़ को वो फॉर्म करेंगे? गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल को ही हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कहेंगे। लेकिन क्या सारे लोगों का ग्रुप? नहीं, ऐसे लोग जो कि हमारे चुनाव में जीत गए हैं, यानी कि हमारे एमएलए। ठीक है, आगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी के पास क्या है? अपना एक अलग ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। मतलब कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाकर हमारे जितने भी जीते हुए एमएलए हैं वो सारे जाकर बैठते हैं और हमारे लिए नियम कानून वो बनाते हैं। ठीक है, आगे। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? फिर से बताइए। विधान सभा। ठीक है, आगे।
From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly यानी कि MLA। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, जब चुनाव होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है मतलब कि जब चुनाव होता है तो दायरा बांट दिया जाता है, मतलब कि इतना से इतना दूर तक में ये नेताजी चुनाव खड़े हुए हैं, इनको वोट देना है, इतना से इतना दूर तक में ये नेताजी खड़े हुए हैं, इनको वोट देना है, इस प्रकार का। जैसे पटना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है पटना, लेकिन जब पटना में चुनाव चलता है यानी कि जब बिहार में चुनाव चलता है तो हम लोग अलग अलग जगहों को बांट देते हैं ना। इतना से इतना दूर के लिए कौन खड़ा हुआ है, फलाना आदमी खड़ा हुआ है चुनाव में, इतना से इतना दूर तक कौन खड़ा हुआ है, फलाना आदमी हुआ है खड़ा हुआ चुनाव में। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे हमारे पास अभी आसपास में कौन कौन सा एरिया है, पुनायचक, राजवंशी नगर, शास्त्री नगर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ये सारा है ना हमारे आसपास में एरिया। जब चुनाव होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इन सभी को अलग अलग एरिया में बांट देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पुनाई चक से एक अलग हमारा नेताजी खड़ा होगा चुनाव में, शास्त्री नगर से अलग खड़ा होगा, पुनाई चक से अलग होगा, उससे राजवंशी नगर से अलग होगा, पटेल नगर से अलग, पाटलिपुत्रा से अलग, है ना। ये जो छोटा छोटा एरिया हमने बांटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विधानसभा क्षेत्र, हिंदी में विधानसभा क्षेत्र। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी कि हर एक एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या होता है, चुनाव को जीतता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कौन सा एरिया है, पुनाई चक का एरिया है ना, इसमें चुनाव में इस चुनाव में खड़ा हुआ, चलिए मान लीजिए कि पुनाई चक हमारा एरिया है, पुनाई चक हमारा एक एरिया है, इस एरिया से हम लोग दो आदमी खड़े हुए चुनाव में, यानी कि हम भी और आप भी, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक एरिया से क्या होता है, एक ही आदमी जीतता है, यानी कि वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल एलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक एरिया से लोग किसी एक ही आदमी को जितवाता है, यानी कि वही चुनाव जीतेगा। केवल एक ही आदमी जीतेगा क्या, दो आदमी जीत सकता है क्या, नहीं, कोई एक ही आदमी जीतेगा। देन हु देन बिकम्स ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चुनाव जीतने के बाद वो क्या बन जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है, यानी कि MLA। बात समझ आ रही है। तो MLA कब बनेगा कोई आदमी, तब बनेगा जब वो चुनाव को जीत जाएगा तब, है ना। आगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब तो हमने आपको बता दिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से कि कोई ना कोई एक ही हमारे लीडर चुने जाएंगे, यानी कि जीतेंगे, है ना। आगे देखो इसका मतलब क्या लिखा है हमने, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा खास जगह जहाँ से एक ही आदमी चुनाव जीतेगा, लेकिन उसको वोट कौन कौन दे सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले सारे लोग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारे बिहार में एग्जाम्पल लिया जाए तो बिहार में अलग अलग पार्टी है ना, जैसे नीतीश कुमार का JDU है, JDU, लालू यादव का RJD है, RJD, है ना, चिराग पासवान का LJP है, LJP, ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, केवल पार्टी कहते हैं। तो जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा MLA जीतेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो पार्टी किस में है, मेजॉरिटी में है। बात समझा रहे क्या कह रहे हैं, मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 पार्टी है बिहार में, मुख्य, हालांकि पार्टी तो और भी है, लेकिन अभी मेजर पार्टी हमारे बिहार में कितना, 3, RJD, JDU और LJP। तो ये तीनों पार्टी क्या करेगा, चुनाव में भाग लेगा अपना, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा MLA जीतेगा क्या कहलाएगा वो पार्टी कहलाएगा कि ये पार्टी मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी का मतलब होता है जिनका संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे संख्या किसका ज़्यादा होना चाहिए, MLA का, जीता हुआ MLA का, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए ध्यान से, अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority, मतलब कि एक स्टेट में किसी पार्टी का MLA यदि सबसे ज़्यादा जीतता है ना, तो वो पार्टी क्या कहलाएगा, वो पार्टी कहलाएगा कि ये पार्टी किस में है, मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में है मतलब क्या, कि इस पार्टी का MLA सबसे ज़्यादा चुनाव को जीता है, इसका मतलब यही हुआ। आगे
द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जीता रहेगा वो पार्टी क्या पार्टी कहलाएगा? रूलिंग पार्टी कहलाएगा। दो टर्म आपके सामने आया यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात ये कि जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जीतेगा वो पार्टी क्या कहलाएगा? वो पार्टी किस में कहलाएगा? कहलाएगा कि ये पार्टी किस में है? मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में है मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी में है इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टी का एमएलए सबसे ज़्यादा जीता हुआ है। और जिस पार्टी का एमएलए सबसे ज़्यादा जीता हुआ रहेगा उस पार्टी को क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी कहेंगे। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आया? तो जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जीतेगा उस पार्टी को हम लोग कहेंगे कि ये पार्टी मेजॉरिटी में है। और उसी प्रकार से जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जीतेगा उस पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी कहेंगे। ठीक है, आगे। और जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी कहेंगे। मतलब कि जिसका संख्या एमएलए का ज़्यादा नहीं हो पाया उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी कहेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जो जीत गया यानी कि जिसका एमएलए सबसे ज़्यादा हुआ उसको रूलिंग पार्टी, और जिसका एमएलए थोड़ा सा कम रह गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, आगे। उसके बाद आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल एलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो पार्टी जीत गया है जिसका एमएलए क्या है? सबसे ज़्यादा है, वो सारे एमएलए मिलकर क्या करते हैं? यानी कि वो सारे एमएलए मिलकर क्या करते हैं कि लीडर को चुनते हैं। और वही लीडर आपका क्या कहलाता है? वही लीडर आपका क्या कहलाता है? चीफ मिनिस्टर कहलाता है। तो अभी बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को किसने चुना होगा? उनके सारे एमएलए ने मिलकर चुना होगा। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, उसी प्रकार से आपका एक चीफ मिनिस्टर भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टी चुनाव जीत जाता है उसको हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। उसको क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी। और जो चुनाव जीत नहीं पाया यानी कि जिसका एमएलए का संख्या क्या हो गया? कम हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी कहेंगे, है ना। तो अब ज़रा बताइए कि सरकार बनाने का अधिकार किसके पास है? यानी कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने का पावर किसके पास है? रूलिंग पार्टी के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास एमएलए सबसे ज़्यादा है जो कि चुनाव को जीत चुका है ना। और वो सारे के सारे एमएलए मिल के क्या करेंगे? एक लीडर को चुनेंगे और वही लीडर आपका क्या कहलाएगा? चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या रूलिंग पार्टी के लीडर चुनेंगे यानी कि रूलिंग पार्टी के एमएलए अपने लीडर को चुनेंगे या फिर ऑपोजिशन पार्टी वाले अपने लीडर को चुनेंगे? बताइए जल्दी। सर ऑपोजिशन नहीं, अपोजिशन वाला नहीं चुनेगा। चुनेगा कौन? रूलिंग वाला। यानी कि रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीत गया चुनाव यानी कि जिसका एमएलए का संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है, वो सारे के सारे एमएलए मिल के कहाँ का एमएलए? कहाँ का एमएलए? रूलिंग पार्टी का एमएलए जो कि चुनाव को जीत चुका है। वो सारे एमएलए मिलकर अपने एक लीडर को चुनेंगे और वही लीडर आपका कहलाता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या करता है? उन्हीं सारे एमएलए में से किसी किसी को क्या बना देता है? मिनिस्टर बना देता है। मिनिस्टर मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, है ना, बिल्डिंग वाला डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट आप संभालेंगे। समझ गए बात को? सबसे पहले सारे एमएलए मिलके यानी कि जो रूलिंग पार्टी का एमएलए है जो चुनाव जीत गया है उसका एमएलए मिलके एक लीडर को चुनेगा जो कि क्या कहलाएगा? चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। फिर बाद में चीफ मिनिस्टर किसको चुनेगा? मिनिस्टर को चुनेगा। और मिनिस्टर का काम क्या होता है? मिनिस्टर का काम होता है किसी एक डिपार्टमेंट को संभालना। जैसे एजुकेशन एक डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, है ना, सड़क निर्माण मंत्री, इस प्रकार के हम लोग मंत्री कहते हैं। तो वो मंत्री जो बनता है वो मंत्री कौन बनाता है? चीफ मिनिस्टर ही बनाता है किसी को मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद
आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। देखिए, चुनाव जीत जाने के बाद हर एक स्टेट में क्या होता है, कि गवर्नर होता है ना। जो पार्टी चुनाव जीत जाएगा, जो पार्टी चुनाव जीत जाएगा, उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को और जितने भी सारे मिनिस्टर हैं उन सभी को कौन बुलाएगा, गवर्नर बुलाएगा। अब गवर्नर क्यों बुलाता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन यहाँ तक आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने ये सीखा कि जो पार्टी चुनाव जीत जाता है उस पार्टी के जो लीडर होते हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसको और उसके सारे मिनिस्टर्स को कौन बुलाता है, गवर्नर बुलाता है। और हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता ही है। ठीक है, आगे गवर्नर क्यों बुला रहा है भाई, देखिए इसके बारे में। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब जो चीफ मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर है उनके पास किस चीज़ का जिम्मेदारी है, उनके पास जिम्मेदारी ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालना है। जैसे एजुकेशन क्या एक अलग डिपार्टमेंट है आपका, हेल्थ क्या एक अलग डिपार्टमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन एक अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर होगा वो सारा काम कौन सा संभालेगा, हेल्थ से रिलेटेड कामों को वो संभालेगा। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर वो कौन से कामों को संभालेगा, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ होगा, है ना। एग्ज़ाम कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, इन प्रकार के फैसलों को बोलेगा। तो चीफ मिनिस्टर हो गया और उसके सारे मिनिस्टर हो गए, उनके ऊपर जिम्मेदारी होता है कि एक स्टेट हमारा कैसे चलेगा, यानी कि कैसे अच्छा काम करेगा, ये जिम्मेदारी होता है चीफ मिनिस्टर और उसके सारे मिनिस्टर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, सही बात है। जैसे शिक्षा मंत्री का अलग ऑफिस होगा, स्वास्थ्य मंत्री का अलग ऑफिस होगा, रोड कंस्ट्रक्शन वाला जो मंत्री होगा उसका अलग होगा, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस अलग होगा। सबका ऑफिस क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सबका काम भी अलग अलग है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए और क्या लिखा हुआ है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि सारे एमएलए आपस में आकर मिलते हैं। लेकिन कौन सारे एमएलए, वो सारे के सारे एमएलए जो कि चुनाव को जीत गया है, चाहे वो एमएलए रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, लेकिन वो सारे एमएलए उस बिल्डिंग में आकर बैठ सकते हैं जो चुनाव को जीत गया है। जैसे रूलिंग पार्टी कौन था हमारा, रूलिंग पार्टी वो था जिसके कि सबसे ज़्यादा एमएलए क्या कर गए हों, चुनाव को जीत गए हों। और अपोजिशन पार्टी कौन था, जिनके कि कम एमएलए जीत पाए, लेकिन जीता तो है ना, वो भी कम जीता लेकिन जीता तो है ना वो भी। तो जितने भी हमारे जीते हुए एमएलए हैं जिन्होंने इलेक्शन को जीत लिया पूरे तरीके से, वो सारे के सारे लोग आकर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। वहाँ पे आकर वो लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में कि कैसे हम लोग अपने राज्य को, यानी कि अपने ज़िला को, अपने स्टेट को कैसे अच्छे तरीके से चलाया जाए, उसके बारे में वो लोग वहाँ पे फैसला लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। तो हमारे ऐसे भी बहुत सारे एमएलए होते हैं जिनको कि दो दो काम संभालना पड़ता है। पहला किसका काम, एमएलए का, जो उनका ड्यूटी था, और दूसरा कौन सा काम, मिनिस्टर का। जैसे जो हमारे एमएलए होते हैं, एमएलए ही तो हमारे मिनिस्टर बनते हैं ना। जैसे हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जितने सारे एमएलए हमारे हैं रूलिंग पार्टी के, वो सारे के सारे एमएलए मिलकर किसको चुनेंगे, चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे। और चीफ मिनिस्टर किसको चुनेगा, मिनिस्टर को चुनेगा। लेकिन वो मिनिस्टर कौन होते हैं, हमारे एमएलए ही तो होते हैं, है ना। तो कोई कोई हमारे एमएलए ऐसे होते हैं जिनको कि दोनों काम संभालना पड़ता है, एक एमएलए का भी और एक मिनिस्टर होने का भी, दोनों काम संभालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्या है, एमएलए है, यानी कि हमको लोगों ने क्या कर दिया, वोट दिया, हम जीत गए, तो हम एमएलए बन गए। लेकिन हमारे जो लीडर हैं, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हमको क्या बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो हमको दोनों काम संभालना पड़ेगा ना, एक शिक्षा का भी काम संभालना पड़ेगा और दूसरा एक हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, एक एमएलए का, वो भी हमको काम संभालना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में, ऐसे बहुत सारे हमारे एमएलए होते हैं जिनको कि दोनों काम संभालना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई डाउट, बात समझ में आया है।
तो जो आपका टॉपिक था हु इज़ एन एमएलए, क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए, तो पहला टॉपिक आपने पूरी तरीके से कवर किया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।